2 फीट नीचे दफनाती है और एक वकील की गलती जमीन के 2 फीट ऊपर लटका देती है। जी हाँ, एक वकील और एक डॉक्टर की तलाश बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है और इसी बात को आज हम सीधी बात नो बकवास में क्लियर करेंगे। साथियों, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्ट हो गए, यूट्यूब पे, फेसबुक पे ढेरों चैनल है, शायद 100 अबव होंगे, जो केवल और केवल लोन डिफॉल्ट पर अपनी राय रखते हैं। हर किसी की राय अलग है। कोई कहता है कि प्रायर नोटिस नहीं भेजना चाहिए, उसको कहते हैं कि हार्ड रिकवरी शुरू हो जाती है। कोई कहता है कि प्रायर नोटिस भेजना चाहिए, एडवोकेट के नाम से भेजना चाहिए। हम कहते हैं कि प्रायर नोटिस भेजना चाहिए लेकिन खुद के नाम से भेजना चाहिए। तो साथियों, आज इसी चीज का हम आपके सामने क्लियर करेंगे कि क्या प्रायर नोटिस भेजा जाना चाहिए। तो एक बात ध्यान रख लीजिए कि प्रायर नोटिस एकमात्र ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो न केवल बीएनएस 316, 318, सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट और आर्बिट्रेशन कार्रवाई, यहां तक कि डीआरटी कार्रवाई और सिविल कार्रवाई तक में आपका पहला डॉक्यूमेंट बनेगा जो आपका बचाव करेगा। दूसरी बात यह है कि क्या प्रायर नोटिस भेजने से रिकवरी एजेंट की रिकवरी एक्टिविटीज बढ़ जाती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप प्रायर नोटिस मत भेजकर भी देख लीजिए, 7वें दिन आपकी ईएमआई बाउंस हुई नहीं कि 7वें दिन रिकवरी एजेंट आपके घर पे पहुंच जाएंगे। यदि आपने प्रायर नोटिस भेजा है तो आपके पास एक सबसे बड़ी चीज है कि मैंने कंपनी को इन्फॉर्म कर रखा है। दूसरी बात यह है कि यदि आपने प्रायर नोटिस भेजा है तो आप अपने लीगल एक्सपर्ट से रिकवरी एजेंट के लिए रिकवरी एजेंट नोटिस जो व्हाट्सएप होता है और दूसरा इंटीमेशन लेटर फॉर रिकवरी एजेंट आप ड्राफ्ट करवाते हैं और उसकी भाषा इतनी सच्च होती है कि किसी रिकवरी एजेंट की, यहाँ तक कि ब्रांच मैनेजर तक की, यहाँ तक कि जोनल मैनेजर और एरिया मैनेजर भी उस पे सिग्नेचर करने से कतराते हैं। क्यों कतराते मालूम है? आपने सूर्यवंशम मूवी देखी होगी। सूर्यवंशम मूवी के अंदर उस थानेदार की जो का हाल होता है वही हाल हो जाता है रिकवरी एजेंट का और आप बनते हैं ठाकुर भानु प्रताप। तो यह है प्रायर नोटिस की ताकत। दूसरी बात यह कि प्रायर नोटिस क्या एडवोकेट के माध्यम से भेजना चाहिए? बिल्कुल नहीं। प्रायर नोटिस एक निवेदन पत्र है और निवेदन पत्र में किसी रिजॉइंडर पर रिप्लाई की आवश्यकता नहीं है। जब रिजॉइंडर पर किसी रिप्लाई की आवश्यकता नहीं है तो प्रायर नोटिस खुद के सिग्नेचर से ही जाता है, क्योंकि कंपनी भी जब पहला नोटिस भेजती है ना तो आपको अपने नाम से भेजती है, न कि किसी एडवोकेट या लीगल फर्म के नाम से भेजती है। प्रायर नोटिस भेजने का ये मतलब कदापि नहीं है कि कंपनी आपको लोन मॉरेटोरियम देगी या आपको लोन रिस्ट्रक्चर देगी, लेकिन यदि आप किसी एक परफेक्ट लीगल एक्सपर्ट से यदि अपना प्रायर नोटिस ड्राफ्ट करवाते हैं और भेजते खुद हैं तो यकीन मान के चलना साथियों कि उस प्रायर नोटिस का कोई भी कंपनी प्रॉपर रिप्लाई दे ही नहीं सकती है और यही आपका सबसे बड़ा बचाव है। अब प्रायर नोटिस एडवोकेट के माध्यम से नहीं भेजने का एक कारण तो स्पष्ट हो गया कि ये प्रीलिटिगेशन नोटिस है तो एडवोकेट के माध्यम से नहीं जाएगा। दूसरा ये कि यदि कंपनी आपके खिलाफ सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट या फिर बीएनएस 316, 318 की कार्रवाई करती है
और आपने नोटिस भेजा है अपने नाम से, तो एक चीज ध्यान रखिए, एट द टाइम ऑफ स्टेज डिफेंस एविडेंस, जिसे कि कोर्ट में साक्ष्य प्रतिरक्षा कहा जाता है, तो वो जो साक्ष्य प्रतिरक्षा होती है ना, वो साक्ष्य प्रतिरक्षा में जो एक्यूज्ड है वो खुद गवाह के रूप में कटघरे में खड़ा होता है और अपने पक्ष में बयान देता है कि किस तरीके से मैं गलत नहीं हूं। ध्यान रखिएगा। और जब आपने अपने नाम से नोटिस भेजा है तो आपके पास नोटिस की कॉपी भी है, डाक रसीद भी है, डिलीवरी रिपोर्ट भी है, और जब आप अपना एग्जामिनेशन ऑफ चीफ करवाएंगे तो उस चीफ में लिखा जाएगा कि मेरे द्वारा भेजा गया नोटिस प्रदर्श D1 है, जिस पर A से B मेरे हस्ताक्षर है, डाक रसीद प्रदर्श D2 है, और डिलीवरी रिपोर्ट या रिटर्न लिफाफा प्रदर्श D3 है। जो भी कानूनी लोग जुड़े हैं वो मेरे इन शब्दों का अर्थ समझ गए होंगे। तो यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आपने मेल के माध्यम से किसी और को ऑथराइज किया है तो वो चीज आप कोर्ट में साबित नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, यदि नोटिस भेजा है तो नोटिस की कॉपी, डाक रसीद और डिलीवरी रिपोर्ट आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। और एक बात ध्यान रखना कि प्रायर नोटिस क्यों भारी पड़ता है। कभी आप हमारे मेंबरशिप चैनल पर जाके देखिए कि प्रायर नोटिस का मतलब केवल लोन का मोरेटोरियम और रिस्ट्रक्चर मांगना नहीं है, अपितु कुछ और भी है। और वो प्रायर नोटिस यदि आप तरीके से देंगे तो कभी भी कोई भी कंपनी तरीके से उसका रिप्लाई नहीं दे पाएगी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही के निर्णय के अनुसार यदि प्रायर नोटिस पर कंपनी ने कोई जवाब आपको विधिक रूप से नहीं दिया, आपके सेक्शन 25 या 138 का या BNS 316 318 के जवाब को उन्होंने दरकिनार किया है, तो ऐसी स्थिति में प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर ही कंपनियों के केस उड़ जाएंगे। इसीलिए साथियों ये ध्यान रखना कि प्रायर नोटिस जो है ना, प्रायर नोटिस का छुपा हुआ लाभ क्या है। प्रायर नोटिस का छुपा हुआ लाभ ये है कि इसी आधार पर रिकवरी एजेंट नोटिस बनता है, इसी आधार पर इंटीमेशन लेटर बनता है, इसी आधार पर LRN DLN रिप्लाई बनते हैं, इसी आधार पर सेक्शन 25 138 और आर्बिट्रेशन का शुरू से अंत तक के जवाब बनते हैं। और एक बात ध्यान रखना, अकेला प्रायर नोटिस ही आर्बिट्रेशन अवार्ड तक को खत्म कर देगा यदि कंपनी ने आपके प्रायर नोटिस की पालना नहीं की है। लेकिन बात यह है कि प्रायर नोटिस में अगर आप ये लिखते हो कि मुझे समय दे दो, मेरी तबीयत खराब है, घर में बीमार है, और कुछ नहीं लिखा, तो उसकी अर्थ बिल्कुल ही शून्य है। साथियों ध्यान ये रखिए कि प्रायर नोटिस खुद के नाम से भेजने के कुल 12 प्रकार के फायदे हैं। करीब 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था। यदि आप अपने नाम से प्रायर नोटिस भेजते हैं तो उसमें 12 प्रकार के फायदे हैं, और सबसे बड़ा फायदा यही है कि उस नोटिस को आप खुद प्रदर्श अंकित कराते हुए खुद की साक्ष्य प्रतिरक्षा में खुद गवाह बनते हैं और अपना बचाव करते हैं। साथियों, प्रायर नोटिस कभी भी मेल से नहीं, केवल और केवल रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और यदि आपने किसी एडवोकेट के माध्यम से प्रायर नोटिस भेजा है तो मेरा एक सजेशन रहेगा, एडवोकेट का सिग्नेचर किया हुआ नोटिस, अगर 2 पेज है, दोनों पेज पर सिग्नेचर, उसके साथ ओरिजिनल डाक रसीदें और डिलीवरी रिपोर्ट अपने पास लेकर सुरक्षित रखिए। अन्यथा बाद में आपको जब जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है वो चीजें आपको नहीं मिले और आप मुसीबत में पड़े। साथियों, सीधी बात नो बकवास में अगली जानकारी आपको मिलेगी इंटीमेशन लेटर और रिकवरी एजेंट नोटिस का मेन इस्तेमाल क्या है और क्यों थर थर कांपते हैं NBFC वालों के उस पर सिग्नेचर करने से अपने हाथ। इस पे अपनी प्रतिक्रिया कल रखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।